एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हम आज से शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये जो रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ये आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और 8th स्टैंडर्ड के आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, हमें पता है कि जो रिलेशन होता है दो क्वांटिटी का, जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं रेशियो। जैसे एक्स और वाई दो क्वांटिटी है, कोई भी दो क्वांटिटी हो सकती है, तो इनका जो रेशियो है वो हम इस तरह से लिखते हैं और इसको रीड करते हैं x इज टू वाई। ठीक है, अब इसमें इसके बाद आता है फिर प्रोपोर्शन। अब रेशियो में जो क्वांटिटीज है, दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे दो क्वांटिटी गिवन है, 340 सेंटीमीटर और 51 मीटर, ये दो क्वांटिटी है। अब इनका हमें रेशियो फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मीटर है मीटर का सेंटीमीटर करना, ऑलवेज ग्रेटर जो यूनिट होता है उसका स्मॉलर यूनिट में कन्वर्शन करना। तो दोनों फिर हो जाएंगे सेंटीमीटर में, तो 51 मीटर का हो जाएगा 5100 सेंटीमीटर। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया तो इसका हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। फिर देखते हैं एक इक्विवेलेंट रेशियोज भी होता है। जैसे 2/3 एक रेशियो लिया हमने, अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टू द 4, 2 3 जा 6, तो ये जो रेशियो है ये हो गए इक्विवेलेंट रेशियो। फिर है प्रोपोर्शन। क्या होता है, जैसे चार नंबर लिए हमने ए बी सी डी, ए बी सी और डी, चार कोई भी नंबर है, तो इसमें जो ये है ये हो गया फर्स्ट फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी हो गया सेकंड प्रोपोर्शन, सी हो गया थर्ड प्रोपोर्शन, डी हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या होता है, अगर ये चार नंबर प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब हो जाता है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। पहले इनका प्रोपोर्शन समझ लेते हैं। जैसे प्रोपोर्शन में कब होता है, जब दो क्वांटिटी का रेशियो इक्वल होता है ना। अब इनकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू डी ए डी हो गया, बी इंटू सी बी सी। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे ये और जो डी है ये हो गए एक्सट्रीम टर्म्स, और बी और सी जो है वो हो गए मीन टर्म्स, है ना। तो इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो चार क्वांटिटी दिए गए, चार जो नंबर है वो वो प्रोपोर्शन में है या नहीं, कैसे बता सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है, इट मींस दैट द गिवन फोर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है कि कोई भी चार नंबर दिए रहेंगे, पूछेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। या चार ऑप्शन में चार चार नंबर दिए रहेंगे, बोलेंगे कि इनमें से कौन से नंबर प्रोपोर्शन में है। तो हर एक में हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल आता है क्या। तो जिसमें इक्वल आएगा वो चार नंबर फिर प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। उसके बाद है वेरिएशन। अब स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8 में भी आपने वेरिएशन के बारे में सीखा है। तो वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, जैसे एक क्वांटिटी बढ़ी, एक क्वांटिटी अगर बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ती है, या एक क्वांटिटी कम हुई तो दूसरी भी कम होती है, इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और इसके उल्टा ठीक होता है इनवर्स वेरिएशन में, यानी एक क्वांटिटी बढ़ी और दूसरी कम हुई, या फिर एक कम हुई और दूसरी बढ़ गई, तो ये हो गया है इनवर्स वेरिएशन। जैसे इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल लेते हैं, किसी एक काम पे अगर 10 मजदूर काम पे लगे तो वो 10 मजदूर अगर वो काम जो है 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 10 मजदूर एक काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 5 मजदूर कितने दिन में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन है। अब देखो कि मजदूर कम हो गए, काम उतना ही कर रहा है, मजदूर कम हो गए तो दिन ज्यादा लगेंगे, तो इस तरह से एक क्वांटिटी कम हुई तो दूसरी बढ़ जाती है, इसे कहते हैं हम इनवर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन, जैसे दो क्वांटिटी ली हमने, एक्स और वाई दो क्वांटिटी है, ठीक है। अब एक्स और वाई में डायरेक्ट वेरिएशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वेरी डायरेक्टली विथ वाई। रीड कैसे करना है, एक्स वेरी डायरेक्टली विथ वाई। और डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं के। ठीक है, तो ये हो जाता है फिर इसका फॉर्मूला। इसमें जो के है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन को कैसे लिखा जाता है, जैसे दो क्वांटिटी है एक्स और वाई, इनमें इनवर्स वेरिएशन है, तो उसको लिखेंगे कैसे, एक्स वेरी इनवर्सली विथ वाई, इस तरह से लिखा जाता है, एक्स वेरी इनवर्सली विथ वाई। और इनवर्स वेरिएशन में दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट यानी एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये हो गया इनवर्स वेरिएशन का
के क्या है, के है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन दोनों को ध्यान में रखना है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो इसके पहले एग्जाम्स में पूछे गए थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है, 20% ऑफ x एंड 25% ऑफ y आर इक्वल। तो x का 20% यानी 20% ऑफ x इक्वल टू हो गया 25% ऑफ y, दोनों इक्वल है। हमें x और y का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 20% ऑफ x मीन्स 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x हो गया। 25% ऑफ y यानी 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई y। परसेंट मीन्स डिनोमिनेटर में 100। अब देखो 24 1 जा 24 5 जा 25 1 जा 25 4 जा। यहाँ न्यूमरेटर में हो गया x अपॉन 5, यहाँ न्यूमरेटर में हो गया y अपॉन 4। अब यहाँ पे आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 4 हो गया 4x इक्वल टू 5 इंटू वाई हो गया 5y। और y को एलएचएस में ट्रांसपोज करो और 4 को आरएचएस में। सो वी विल गेट हियर x अपॉन y इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो x और y का जो रेशियो है वो हो जाएगा 4:5। तीन में से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। m वैरी इनवर्सली विथ n। इसको रीड करना है ऐसे, m वैरी इनवर्सली विथ n। इफ m इक्वल टू 30 n इक्वल टू 5, तो हमें इक्वेशन इसका वेरिएशन का बनाना है। अब हमें क्या दिया है, m वैरी इनवर्सली विथ n। और ये जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा गया था। m वैरी इनवर्सली विथ n। अब ये है इनवर्स वेरिएशन, और इनवर्स वेरिएशन में दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m n इज इक्वल टू k लिखेंगे। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको m और n की वैल्यू दी है, इसमें वैल्यू पुटअप करो और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो। m है 30, so we'll write here 30 मल्टीप्लाई n है 5 दैट इज इक्वल टू k। देयरफॉर k की वैल्यू हो गई 3 5 15, 0 लगा दो, ये हो गई कांस्टेंट की वैल्यू। अब हमारा इक्वेशन है ये वाला mn इज इक्वल टू k, ये हो गया हमारा वेरिएशन का इक्वेशन। इसमें आप k की वैल्यू पुटअप करो, सो हमें मिलेगा mn इज इक्वल टू 150, और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा गया था। इफ 18 लेबर्स टेक 15 डेज टू कंप्लीट वन टास्क। एक काम करने के लिए 18 लेबर को 15 डेज लगते हैं। देन हाउ मेनी डेज विल नीड टू कंप्लीट द सेम टास्क। देन हाउ मेनी डेज विल नीड will 6 labor need। how many days will, यहाँ पे चाहिए था 6 laborers need। how many days will 6 laborers need to complete the same task। तो ये काम करने के लिए 18 लेबर को 15 डेज लगते हैं, तो 6 लेबर को वही काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वांटिटी देखनी है कि कौन सी दो क्वांटिटी है। तो एक है लेबर और दूसरा है डेज। तो लेबर के लिए हम यहाँ एल लिखते हैं और डेज के लिए डी लिखेंगे। अब आपको क्या बहुत स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स नहीं करने, क्योंकि आपको मैक्सिमम 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जितना हो सके राइटिंग वर्क उतना कम कीजिए। तो लेबर्स यहाँ पर हमारे पास पहले है 18 लेबर्स। अब 18 लेबर्स को एक काम करने के लिए कितने दिन लगते हैं, 15। तो डेज हो गए यहाँ पे 15। अब हमें पूछा है कि 6 लेबर को कितने दिन लगेंगे। अब लेबर 6 है, कितने दिन लगेंगे हमें पता नहीं। तो पता नहीं तो उसके लिए ले लेते हैं x, यानी अननोन क्वांटिटी हो गई x। अब देखो यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करो आप, पहले लेबर 18 थे, अब लेबर कितने हैं 6, यानी लेबर की संख्या कम हो गई। तो वही काम करने के लिए दिन कम लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे, ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे। यानी यहाँ पर आप देखोगे कि एक क्वांटिटी कम हुई तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। यानी इसमें कौन सा वेरिएशन हो गया, फिर ये हो गया इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन में दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो लेबर मल्टीप्लाई डे यानी 18 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू फाइंड करने तो 6 को एलएचएस में ट्रांसपोज करो। तो x इज इक्वल टू, बाकी ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 15 3 जा 45, तो 45 दिन लगेंगे, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब इसको अब आपको समझ में आता है, फट से कैसे कर लेना। अच्छा 18 लेबर है, 15 डेज है, 6 है, तो कितना है। अब ये आपको पता चल गया कि इनवर्स वेरिएशन है, तो डायरेक्ट x इक्वल टू क्या कर लेना है, 18 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 6। इस तरह से आपका
2 स्टेप में आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था। A car takes 6 hours to travel from one place to the other. The car travels at an average speed of 50 किलोमीटर पर आवर। तो कार अगर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको 6 आवर्स का टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें दो क्वांटिटी दी है, एक है स्पीड और दूसरा है टाइम। तो मान लो ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम। अब पहले स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम कितना लगता है 6 आवर लगता है पहुंचने के लिए। आगे देखो, इफ द सेम कार हैज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स। अब उतना ही डिस्टेंस कार को ट्रैवल करना है, लेकिन अभी टाइम है 4 आवर्स। ठीक है, तो हमें पूछा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार। तो कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब हमें पता नहीं कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो मान लेते हैं कि उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अभी आप देखो कि डिस्टेंस सेम है, ठीक है, अब टाइम कम लग रहा है, टाइम कम हो गया तो हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक क्वांटिटी कम हो गई तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये कौन सा वेरिएशन हो गया, तो ये हो गया इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन में दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी 50 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को ट्रांसपोज करेंगे। सो वी गेट हियर x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4। 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 2, 3 जा 2, 1 जा 2, 25 जा, और 25 3 जा 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगेगी। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर।